अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? अब तो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फिजिक्स चैप्टर 11 के एक्सरसाइज के तमीरी फिक्र के सवाल देखेंगे। पहला सवाल देखते हैं। कहते हैं लेस्ली के क्यूब के तजर्बे में मध्यम स्याह सतह ज़्यादा हरारत क्यों खारिज करती है, हालांकि दोनों सतह का टेम्परेचर एक जैसा होता है। कि दो सतह थी, एक मध्यम स्याह थी और एक हमारे पास थी कह लें कि दूसरी चमकीली सतह थी। यहाँ पे उसने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। कहते हैं दोनों सतह का टेम्परेचर एक जैसा था, लेकिन मध्यम जो स्याह सरफेस थी वो ज़्यादा हरारत क्यों खारिज करती थी। हमारे पास ना हमने एक तजर्बा देखा था, ये वाला तजर्बा लेस्ली का क्यूब, ठीक है। लेस्ली क्यूब बेसिकली है कि हमारे पास एक क्यूब सा होता है जिसके चार फेसेस होते हैं कि ये वाला सरफेस होती है, कि ये फेस होता है, कि ये वाला होता है। तो इस फेस का ना हर एक फेस डिफरेंट होता है इस क्यूब का। एक हम लोगों ने मध्यम स्याह कलर लिया था, एक हमने चमकदार लिया था, एक हमने वाइट लिया था और एक हमने सिल्वर लिया था, ठीक है। हमने क्या किया था, इसके अंदर गर्म पानी डाला था। बच्चे गर्म पानी डाला था ना तो हर फेस में से ना कुछ रेडिएशन शुआएं बाहर निकलेंगी। इसके सामने हमने डिटेक्टर रखा था जो हर फेस के सामने से जितनी शुआएं निकल रही थी ना फेस में से उसको नोट कर रहा था। तो हमने देखा था मध्यम में से ना सबसे ज़्यादा निकली थी। हालांकि गर्म पानी डाला था तो हर एक के लिए टेम्परेचर तो एक जितना था, लेकिन जो मध्यम सतह थी जो स्याह रंग की थी उसमें से सबसे ज़्यादा रेडिएशंस निकल रही थी। ये हमारे पास ना ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट था जिसमें ये हमने एक क्यूब सा लिया था, इसके अंदर हमने गर्म पानी डाला था। ये एक उसके मुख्तलिफ फेसेस है। एक हमने वाइट लिया था, एक हमने सिल्वर लिया था, एक हमने खुरदरा सा ब्लैक कलर लिया था, एक हमने शाइनी सा ब्लैक कलर सरफेस लिया था। अब हमने गर्म पानी डाला तो हम हर फेस के में से ना जितनी रेडिएशंस निकल रही थी उसके सामने एक डिटेक्टर रख रहे थे जिसके जरिए वो रेडिएशन नोट कर रहा था। जैसे इस फेस के सामने उसने नोट किया तो इसमें से रेडिएशन 49 निकल रही थी, ये सफ़ेद वाले में से। फिर उसने ये जो सिल्वर से ये जो शाइनी सी सरफेस है इसके सामने उसको रखा था। ये देखिए आपको चमकदार सी नजर आ रही होगी। इसके सामने उसने इसको रख के देखा तो उसने देखा तो रेडिएशन जो है वो कम हो गई, 27 अप्रॉक्सीमेटली आ रही थी। इसने फिर ये जो ब्लैक सा कलर था ना जो खुरदरा, ये देखिए स्मूथ नहीं है, ये खुरदरा सा है, ठीक है। तो इसमें से जब उसने रेडिएशन देखी तो वो हमारे पास ज़्यादा आ रही थी 68। तो हर फेस जो था वो डिफरेंट था और डिफरेंट रेडिएशन उसमें से निकल रही थी। तो इसी तजर्बे के बारे में पूछा है कि टेम्परेचर तो सबका एक जितना नहीं था क्योंकि गर्म पानी डाला था। तो फिर सब में से हमारे पास जो मध्यम से है उसमें से ज़्यादा हरारत क्यों खारिज हो रही थी। ये हम लोगों ने ना हमने एक पढ़ा था कि कुछ वामिल होते हैं जो रेडिएशन खारिज होती है, जज़ब होती है ना उसके ऊपर उनका असर होता है। जैसे हमने कहा था एक जैसे जो सतह का रंग होता है या टेक्सचर होता है ना कि सतह कैसी है उसका रेडिएशन पे असर होता है। अगर तो गहरे रंग होंगे ना और मध्यम होंगे मतलब खुरदरे सी होगी सरफेस तो वो उसमें से रेडिएशन अच्छी निकलती है, मतलब ज़्यादा रेडिएशन निकलती है और वो जज़ब भी पूरी कर लेता है। लेकिन अगर कलर हमारे पास हल्के रंग के होते हैं ना, मतलब अगर हमारे पास हल्के रंग होंगे और चमकीली सतह होगी तो वो अच्छी एब्जॉर्ब नहीं करती। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो है जो चमकीली सरफेस है या फिर जो रंग हल्के हैं तो वो अच्छी एब्जॉर्ब भी नहीं करती और वो जल्दी रेडिएशन जो है वो खारिज भी नहीं करती, ठीक है। मतलब रेडिएशन उनमें से निकलती भी नहीं है और खारिज भी नहीं हो रही। तो वो यहाँ पे यही कहता है कि जो मध्यम और गहरे रंग होते हैं उसमें से रेडिएशन ज़्यादा निकलती है। तो अगर इसके आंसर की तरफ हम लोग देखें की बुक से तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से कह रहा है कि हमारे पास लेस्ली क्यूब में जो मध्यम स्याह था ना वो ज़्यादा हरारत खारिज कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि जो स्याह रंग होते हैं गहरे रंग होते हैं और सरफेस अगर खुरदरी है, ठीक है, चमकीली नहीं है, तो वो ज़्यादा रेडिएशन को खारिज भी करते हैं और जज़ब भी करते हैं। लेकिन अगर कोई पॉलिश शुदा है, जो कोई चमकीली है और हल्का रंग है, तो वो क्या करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। हमारे पास रिफ्लेक्ट करने का मतलब हमारे पास क्या है, हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक स्याह रंग है और ये खुरदरा है, इसमें से जब इसके ऊपर लाइट फॉल करती है ना, मतलब लाइट आके सूरज की रोशनी इसके ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैंने सूरज कंसीडर किया है, जब इसके ऊपर जाके गिरती है ना तो वो सारी की सारी जज़ब कर लेता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई मेरे पास हल्का रंग है या उसकी सतह चमकीली है, जब उसके ऊपर लाइट आके गिरती है ना तो वो उसको रिफ्लेक्ट करवा देता है, उसको वापस भेज देता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो हमारे पास स्याह रंग होते हैं, गहरे रंग होते हैं, अगर सरफेस भी उसकी खुरदरी है तो वो ज़्यादा जज़ब भी कर लेता है, वो खारिज भी ज़्यादा करता है। इसके मुकाबले में अगर कोई हमारे पास हल्का रंग होगा या पॉलिश शुदा होगी तो वो हरारत को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, कम खारिज, इसी तरह से वो हरारत खारिज भी कम करता है, ठीक है। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है कि रेडिएटर के साइज सतही एरिया का रेडिएशन के जरिए खारिज होने वाली हरारत पर क्या असर पड़ता है, कोई रोजमर्रा मिसाल दें। कहते हैं फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कोई एक जिस्म है, ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया बढ़ा है, मतलब अगर कोई ये जिस्म बढ़ा है तो इसमें से ज़्यादा रेडिएशन नहीं निकल सकती। अगर मैं इसको गर्म करूँगी तो ये भी जगह है निकलने के लिए, ये भी जगह है, ये भी जगह है, तो इसमें से ज़्यादा रेडिएशन जो है वो खारिज हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई जिस्म है जिसका एरिया ही कम है, छोटा सा है, तो उसमें से रेडिएशन के निकलने की जगह भी कम है, तो कम रेडिएशन निकलेंगी। तो सरफेस एरिया जो है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कहते हैं इसको देखा कहाँ जाता है, कहाँ पे रोजमर्रा जिंदगी में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं पे होटल्स वगैरह में स्टे किया हो ना
तो अब आपने देखा होगा कि अब जो होटल्स है ना वहाँ पे जो हीटर है वो इस तरह का लगाया जाता है, ठीक है। इस तरह का इसमें ये पर्पस क्या होता है कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा हो, सरफेस ज़्यादा एरिया और ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा रेडिएशन जो है ना इसमें से बाहर निकल सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा कमरा है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको आंसर की तरफ अगर देखें तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करें कि ज़्यादा रकबा ज़्यादा होने की वजह से हरारत जो है वो जल्दी खारिज हो जाती है, क्योंकि रेडिएशन को खारिज होने के लिए ज़्यादा जगह मिल रही होती है। कहते हैं इसमें हम देखते हैं कैसे जो कमरों वगैरह में जो हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, पहले छोटे इस्तेमाल किए जाते थे, अब बड़े बड़े हीटर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मैंने आपको शक्ल भी दिखाई है, ठीक है। बड़ा हीटर इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा सरफेस एरिया हो, ज़्यादा रकबा हो और रेडिएशन जो है वो आराम से निकल सके, तो थोड़े से टाइम में जो है वो कमरा जल्दी गर्म हो जाता है, रेडिएशन खारिज होने के लिए एरिया उसको ज़्यादा मिल रहा होता है, ठीक है। अगला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कहते हैं ठोस इल्जाम में कन्वेक्शन क्यों नहीं हो सकती, और मायात और गैसों में कन्वेक्शन करंट इनकी कमजोर और हरारती कंडक्टिविटी की कमी कैसे पूरी करते हैं। अच्छा, कन्वेक्शन होती क्या है हमारे पास। कन्वेक्शन में हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल एक बीकर है, इसमें पानी है, ठीक है। आपने इसके नीचे ये बर्नर है जिसको जलाया, जैसे इसको जलाते हैं हमने कहा था फॉर एग्जाम्पल नीचे वाला पानी जो है ना वो गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाएगा ना पानी मॉलिक्यूल्स जो है उनको एनर्जी मिलेगी, तो वो एनर्जी लेके मतलब जैसे वो गर्म होते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं, तो वो हल्के होंगे मतलब जैसे ही उनको एनर्जी मिलेगी तो वो एनर्जी लेके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ऊपर जो ठंडा पानी होगा उसकी जगह नीचे आ जाएगा, ठंडा पानी जब गर्म होगा वो हमारे पास गर्म होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा, फिर से ऊपर जो ठंडा पानी होगा, तो ये मसलसल जो है ना वो साइकिल में चलता रहता है। इसी तरह से हमने हवा के केस में देखा था कि हमारे पास अगर ज़मीन फॉर एग्जाम्पल ज़मीन की जो सतह है वो गर्म है, तो इसके पास पास वाली जो हवा है वो भी गर्म होकर क्या होना शुरू हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, ऊपर जो ठंडी हवा आ गई वो उसकी जगह नीचे आ जाएगी। तो मतलब मॉलिक्यूल्स को, चाहे वो गैस के हैं चाहे वो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है गर्म होते हैं तो वो खुद मूव करते हैं, वो हरकत करना शुरू हो जाते हैं, वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास सॉलिड्स में होता है क्या, सॉलिड्स में ना जो एटम्स होते हैं ना वो आपस में बड़ी ज़्यादा मजबूत फोर्सेस के साथ ना जुड़े होते हैं, बड़ी ज़्यादा कहते हैं कि उनकी पैकिंग हुई होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं। अब अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो अपनी जगह से ये निकल नहीं सकता, क्योंकि सारा जो है वो पैक हुआ होता है अच्छे से, तो ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेके हरकत नहीं कर सकते। लिक्विड में तो ये होता है ना कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो एनर्जी मिलेगी तो वो मूव करना शुरू हो जाता है। गैसेस में भी होता है कि वो मूव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं, तो अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकते, इसलिए इनमें कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। और लिक्विड और गैसेस में होती है कन्वेक्शन कैसे है कि गर्म जो हो गया हमारे पास मादा, वो हमारे पास एनर्जी लेके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, और जो ठंडा होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अगर इसका आंसर की बुक से एग्जैक्टली हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कहता है कि ठोस हिस्सा में कन्वेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि ठोस में क्या होता है पार्टिकल्स आपस में मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, वो हरकत नहीं कर सकते। अब हमारे पास माया और गैस में हमारे पास कन्वेक्शन कैसे होती है कि उसमें जो गर्म पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाते हैं, और ठंडे पार्टिकल्स उनकी जगह आके ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी है कि जैसे हमने ये टेक्स्ट बुक में देखा था कि गर्म पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा और ठंडा पानी उसकी जगह आके उसकी जगह ले लेगा। तो इस तरह से कन्वेक्शन होती है, इस तरह से मुंतकिल हरारत मुंतकिल हो रही होती है नीचे से ऊपर की तरफ। अगला शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहते हैं ग्लाइडर और हमारे पास परिंदे जैसे कि अकाब बगैर परों को हिलाए बगैर परों को फड़फड़ाए जो घंटों फजा में कैसे रहते हैं, इसके पीछे साइंस ये सोच किया। ये हम लोगों ने ना कन्वेक्शन की एप्लीकेशन देखी, ये हमने कन्वेक्शन की एप्लीकेशन देखी थी ग्लाइडर की, ठीक है। और दूसरा ये अकाब परिंदों वगैरह की हमने देखी थी। हमने कहा था हमारे पास ग्लाइडर होता है क्या बच्चे, ये इस तरह का ना एक हवाई जहाज होता है जिसमें कोई इंजन वगैरह नहीं होता, मतलब बगैर किसी इंजन के नहीं हवा में उड़ा होता है। कहते हैं जो हमारे पास गर्म हवा जो जमीन की सतह से ऊपर की तरफ उठ रही होती है ना, गर्म हवा जो ऊपर की तरफ उठ रही होती है, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, जैसे वो इसके ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये हवाई जहाज को भी ऊपर की तरफ जो है वो फोर्स लगाएगी, तो ये हमारे पास जहाज जो है ना वो हवा में ही रहता है या ऊपर की तरफ उठना शुरू जाता है जैसे जैसे ये गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती जाती है। इसी तरह से हमने परिंदों की एग्जाम्पल ली थी कि अगर फॉर एग्जाम्पल गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है ना, तो परिंदों को भी अगर वो इस गर्म हवा के अंदर है तो उनको भी ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठेगी तो जो परिंदे यहाँ पे होंगे तो उनको भी ऊपर की तरफ एक फोर्स मिलती है, ऊपर की तरफ एक धक्का सा मिलता है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रहते हैं, ऊपर की तरफ ऊपर ऊपर जाते जाते हैं। कहते हैं ऐसे गर्म हवा में ना परिंदे सर्कल में घूमते रहते हैं ताकि वो इस गर्म हवा के अंदर ही रहें, जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती जाए जो वो परिंदे हैं वो भी ऊपर की तरफ जाते जाएं, तो वो गर्म हवा को यूज करते हैं, वो अपनी एनर्जी इस्तेमाल नहीं करते, वो अपने जो पर है वो बार बार उसको फड़फड़ा नहीं रहे होते, उसको बंद या खोल नहीं रहे होते, ठीक है। वो इस गर्म हवा को ही यूज करते हैं, वो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। वो गोल गोल चक्कर इसमें इसलिए काट रहे होते हैं, मतलब गोल गोल चक्कर में घूमते रहते हैं ताकि वो गर्म हवा के अंदर ही रहें। बच्चे अगर वो सीधे चले जाएंगे तो मे भी तो वो गर्म हवा से दूर चले जाएंगे, फिर तो उनको अपने पार्ट जो है वो फड़फड़ाने पड़ेंगे, एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो इसलिए गर्म हवा के अंदर ही रहते हैं कि जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही है कन्वेक्शन है उसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके आंसर की तरफ देखते हैं। कहते हैं ग्लाइडर के पायलट जो ना, अच्छा इसमें इसने इतना लंबा आंसर लिखा हुआ है,
आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ग्लाइडर के पायलट हैं या ग्लाइडर्स हैं, वो कन्वेक्शन की वजह से मिलने वाली जो ऊपर की तरफ हवा उठ रही होती है उसको इस्तेमाल करते हैं, और गर्म हवा के ऊपर के उठने की वजह से हम लोग उसको करंट थर्मल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने सिर्फ ये बता दिया ग्लाइडर किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कन्वेक्शन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी तरह से आपने परिंदों को बताना है कि परिंदे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो परिंदों के बारे में भी आपने यहाँ से लिखना है कि परिंदे भी जो है ना अपने परों को बगैर फड़फड़ाए जो है ना वो इसी थर्मल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ रही होती है, गर्म हवा के ऊपर के उठने की तरफ वजह से वो भी ऊपर की तरफ उठते जाते हैं। आगे ये वाली लाइन पूरी, ये वाली लाइन लिख लीजिएगा और ये वाली लाइन। बाकी तफसील लिखने की ऐसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है कि आप इसका इतना लंबा चौड़ा आंसर लिखें। ये शॉर्ट है, इसमें ये 2 लाइनें काफ़ी हैं। सिर्फ आपने इसमें बताना है कि हमारे पास वो कन्वेक्शन को या गर्म हवा के ऊपर की तरफ उठने को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर डिटेल में आता है तो इसका आप यहाँ से बुक से भी इसका क्वेश्चन लिख सकते हैं। बुक में ये जो आंसर है ना, ये वाला भी पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा लास्ट हमारे पास इसका सवाल है तो मेरी फिक्र का, कहते हैं एक गर्म मेटल का जिस्म ठंडे कमरे में कुछ देर बाद क्यों ठंडा हो जाता है, रेडिएशन और हरारती तवाज़ुन के असूल से वजाहत करें। अच्छा, ये हमारे पास ना हमने टॉपिक रेडिएशन के टॉपिक में हमने कहा था कि अगर कमरे में एक गर्म चाय का कप पड़ा है मतलब कुछ टाइम बाद वो ठंडा हो जाता है, या अगर ठंडा पानी का गिलास है वो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। तो बेसिकली हमने गर्म चाय का कप एक एग्जांपल ली थी, उसने वहां पे एक गर्म मेटल ले लिया। इसके लिए हमने देखा था, मैंने आपको एक सिचुएशन कंसीडर करा, मैंने कहा था मिसाल के तौर पर ये एक गर्म चाय का कप है, इसमें से ना ये गर्म है, ठीक है, इसमें से क्या ले रेडिएशंस निकल रही है। मैंने कहा था ये सपोज करेंगे हमारे पास इसका जो इर्द गिर्द का माहौल है, सराउंडिंग है, मतलब इसमें टेबल है, इसमें सोफा है, चेयर है, कुछ भी है। हमारी यूनिवर्स में, हमारी दुनिया में याद रखिएगा हर जिस्म जो है, हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन मिट भी करता है, मतलब उसमें से रेडिएशन खारिज भी होती है, वो रेडिएशन जज़ब भी करता है। अब जज़ब कब करते हैं या मिट कब करते हैं वो डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे बच्चे, इस चाय के कप का टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेडिएशन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। अब ये चाय का कप गर्म है ना तो इसका रेडिएशन, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अब इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर कम है तो यहाँ से रेडिएशंस निकलेंगी। अब बाहर वाली जो चीज़ें हैं वो रेडिएशन को जज़ब करेंगी, सोफ़ा भी जज़ब करेगा, ये टेबल भी, चेयर भी, यहाँ पे ये किसके तौर पे एक्ट करेंगे, ये जज़ब कर रही होंगी रेडिएशन को। और कब तक इसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी, जब तक इस चाय के कप का और इसके बाहर के माहौल का जो टेम्परेचर है एक जैसा नहीं हो जाता। उसको नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, कि हमारे पास रेडिएशन हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की, और कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। इस कप का टेम्परेचर ऐसा ऐसा क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलती जाएंगी। ठीक है, और इर्द गिर्द का माहौल उसको क्या करता जाएगा, जज़ब करता जाएगा। आपके सवाल में उसने कहा है कि यहाँ पे एक गर्म मेटल रखते हैं। अगर गर्म मेटल है तो उसमें से भी उसका टेम्परेचर गर्म है, इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर कम होगा तो उस मेटल में से रेडिएशन बाहर निकलती जाएंगी और बाहर जो सराउंडिंग है वो जज़ब करता रहेगा। कब तक उसमें से रेडिएशन निकलती जाएंगी, जब तक वो मेटल का और इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर एक जितना नहीं हो जाता। तो इसको की बुक से देख लेते हैं इसके एग्जैक्टली आंसर की तरफ। वो यहाँ पे ये कह रहा है कि गर्म मेटल हम लोग कमरे में रखते हैं ना, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि गर्म मेटल का जिस्म जो है उसमें से हरारत जो है वो खारिज होती रहेगी, उसमें से रेडिएशंस निकलती रहेंगी, और कुछ टाइम बाद वो क्या है, जब तक उसका और इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तब तक रेडिएशन उसमें से निकल जाती है। और जब उस चीज़ का, जैसे ये चाय के कप को इसके बाहर इर्द गिर्द के माहौल का टेम्परेचर एक जितना हो जाता है तो हमारे पास, हम उसको नाम देते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जहाँ पे मेटल का टेम्परेचर कमरे के इर्द गिर्द के माहौल के टेम्परेचर के बराबर हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन से कंस्ट्रक्टेड। अब तफसीली सवालात की तरफ चलते हैं। 1.11.1 है, कहते हैं माया और गैस में कन्वेक्शन कैसे होती है, कन्वेक्शन करंट कुदरती मज़ाहिर जैसे समुद्री हवाएं और हवाओं के बहाव की तरतीब में कैसे किरदार अदा करती है। मतलब आपने कन्वेक्शन वाला टॉपिक इसमें लिखना है। तो ये लिखा हुआ है मायात और गैसेस में कन्वेक्शन कैसे होती है, तो यहाँ से आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आप कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि तजर्बा है कि माया में कैसे होती है, फिर आपके पास वो बता रहा है गैसेस में कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है ना वो हमारे पास हवाओं के बारे में लिखता है। तो कन्वेक्शन में आपने समुद्री और ज़मीनी हवाओं में कैसे वो हवाएं चलती हैं, तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो है बेसिकली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है 11.2, कहते हैं रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन इंतकाल एनर्जी के लिहाज से किस तरह से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बताएं कि मुख्तलिफ सतह रेडिएशन के इंतजाम और इखराज पर कैसे असरअंदाज होती है, मतलब रेडिएशन के बारे में बताना है। ठीक है, रेडिएशन के बारे में ये हमारे पास रेडिएशन के बारे में बताया कि किस तरह से हमारे पास हरारत मुंतकिल होती है। फिर यहाँ पे बताया कि किस तरह से कंडक्शन और कन्वेक्शन से मुख्तलिफ है, मतलब उनमें मीडियम की ज़रूरत होती है, इसमें नहीं होती। ठीक है, ये इसमें सूरज की और ज़मीन की मिसाल दी हुई है। इस तरह इसके अलावा आग के अलावा की रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसाल दी हुई है, यहाँ तक कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट से पहले उसकी तारीफ करनी है आपने, फिर आपने बताना है कंडक्शन के किस तरह से मुख्तलिफ है, फिर ज़मीन और सूरज की मिसाल देनी है,
फिर आग के अलाव की मिसाल देनी है। उसके बाद वो ये वाला आपने बताना है कि एक सतह का रंग और टेक्सचर किस तरह से रेडिएशन पर असरअंदाज होता है। तो ये वाला पूरा पैसेज इसमें आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब टोटल यहाँ तक आ जाएगा। ऊपर वाला सारा लिखेंगे मतलब जो रेडिएशन के बारे में, और ये रेडिएशन की तारीफ, और ये वाला इसके सूरज और ज़मीन की मिसाल, और ये आग के अलावा वाली यहाँ पे रोज़मर्रा मिसालें आ जाएंगी, और नीचे वाला पैसेज आ जाएगा। ठीक है, अगला हमारे पास तफसीली सवाल है। कहते हैं ज़मीन के टेम्परेचर को बरकरार रखने में ग्रीन हाउस का इफेक्ट का किरदार क्या है? इंसानी सरगर्मियों से बढ़ते हुए ग्रीन हाउस इफेक्ट मुमकिन नताइज बताएं। इस चैप्टर का लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट को तारीफ करनी है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताना है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को ज़मीन के बारे मतलब ज़मीन के साथ रिलेट करवाना है, किस तरह से ज़मीन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, और इसका क्या इफेक्ट आ रहा है, मौसम तब्दील हो रहा है, और बर्फ़ पिघल रही है, और दिन ब दिन जो है हर साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट रहा है, तो इसके असरात आ जाएंगे। तो मतलब ये लास्ट वाला टॉपिक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। इसका लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया, वो देख लीजिएगा। ठीक है, 11.4 है। कहते हैं मुख्तलिफ सतह हरारत को जज़ब और खारिज करने में कैसे मुख्तलिफ होती है सतह के रंग और साख्त। मतलब वो इस सतह के रंग और साख्त वाली जो अवामिल है ना, वो वाला बताना है। तो ये वाले पैसेज के बारे में बेसिकली बताओ, पूछा हुआ है कि सतह के रंग और टेक्सचर किस तरह से रेडिएशन पर असरअंदाज होता है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास मध्यम और गहरे, मध्यम तो यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा, बेसिकली खुरदरे आएगा। तो और जो गहरे रंग होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा रेडिएशन एमिट भी करते हैं, और वो जज़ब भी करते हैं, खारिज भी करते हैं, जज़ब भी करते हैं। लेकिन जो चमकीली और हल्के रंग होते हैं ना, चमकीली सतह हो गई या फिर हल्के रंग हो गए, वो ज़्यादा जज़ब भी नहीं करते और खारिज भी नहीं करते। तो ये यहाँ से यहाँ तक, ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन बच्चे वो देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। कहते हैं ज़मीन की सतह के गैर यकसा, ज़मीन की सतह के ये गैर यकसा गर्म होने से कन्वेक्शन करंट कैसे बनती है, और ये हवा के सिस्टम पर कैसे अंदाज होती है, कैसे असरअंदाज होती है। बच्चे पहले हम लोगों ने ना पढ़ा था ज़मीनी और समुद्री हवाएं पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था ज़मीन का हिस्सा, दिन के वक्त ज़मीन गर्म होती है, और हमारे पास सॉरी ये वाली डायग्राम देखी थी। ठीक है, दिन के वक्त ज़मीन गर्म होती है, समुद्र से हवाएं जो है वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाती है। रात के वक्त जो समुद्र से हरारत निकल रही होती है तो वो हवाएं गर्म होती हैं, उसके तो ज़मीन से ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। अब वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ज़मीन की सतह के मुख्तलिफ हिस्से जो है ना वो गैर यकसा गर्म होते हैं, कुछ हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाता है, कुछ हिस्सा हमारे पास कम गर्म होता है। तो इसका आंसर हम लोग ना की बुक से देखेंगे, की बुक से इसको रेफर करते हैं कि किस तरह से हमारे पास कन्वेक्शन करंट बनती है अगर ज़मीन जो है वो गैर यकसा जो है वो गर्म हो। कहते हैं ज़मीन की सतह जो होती है गैर मसावी हरारत इसी वजह से होती है कि ज़मीन के कुछ हिस्सों को मुख्तलिफ मकदार में सोलर रेडिएशन मिल रही होती है। ख़त इस्तवा हमारे पास क्या होता है कि ये ज़मीन है, ज़मीन की ये वाली जो दरमियान वाला पोर्शन होता है ना, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसको हम लोग नाम देते हैं ख़त इस्तवा का। ठीक है, और ये या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर का। और जो वर्टिकल होती है ना, ये हमारे पास होती है, इसको पोल बोलते हैं। ठीक है, उर्दू में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं ख़त इस्तवा का, और ये वाला जो होगा इसको नाम देते हैं, ये होता है हमारे पास कतबीन का। अब कहते हैं हमारे पास क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, जो ख़त इस्तवा होता है, समटाइम क्या होता है कि सूरज से रोशनी जो होती है ना, सूरज से जो हरारत होती है वो डायरेक्टली इस ख़त इस्तवा के ये वाले हिस्से के ऊपर ना अफेक्ट कर रही होती है, मतलब डायरेक्टली इस वाले हिस्से के ऊपर जो है सूरज की गर्मी आ रही होती है, हरारत आ रही होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो गर्म हवा है ना वो हल्की होकर ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। अब ये वाला जो इसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये तो दूर होता है, इसके ऊपर तो सीधी सीधी सनलाइट या सूरज की कह लें गर्मी नहीं आ रही होती, तो वहाँ पे हवाएं ठंडी होती है, तो वहाँ से हवाएं जो है ठंडी हवाएं इस की तरफ चलना शुरू हो जाती है। यहाँ से गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएंगी, वो राइज करना ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी, और वहाँ से ठंडी हवाएं जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जो मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ गर्म होते हैं, कुछ ज़्यादा गर्म हो जाता है हिस्सा, जैसे ख़त इस्तवा है ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी। इसके नतीजे में ये जो दूसरा हिस्सा होता है कतबीन का, या फिर कह रहे हैं जिसको पोल वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे हवा ठंडी होती है, वो इसकी तरफ जाना शुरू हो जाती है। हमने ये पढ़ा था ना, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है और ठंडी हवा जो है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो इसी चीज़ को कह रहा है कि ख़त इस्तवा जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा हरारत जो है सूरज की रोशनी हासिल करता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो गैर मसावी हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज, ये हमारे पास कुछ हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाता है और कुछ जो होता है हमारे पास कम गर्म होता है। तो जो ज़्यादा गर्म हिस्सा होगा वहाँ से जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे ठंडा होगा जैसे कतबीन है वहाँ से ठंडी हवाएं नीचे आना शुरू हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट आना शुरू हो जाती है। कन्वेक्शन करंट हमने यही कहा था ना कि गर्म हवा ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए और ठंडी हवा नीचे की तरफ आना, ये जो सर्कल में काम चलता रहता है इसको कन्वेक्शन करंट का नाम दिया था। अब कहते हैं कन्वेक्शन करंट जो है ना हवा के पैटर्न को भी मुतासिर करता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो गर्म हवा होती है ना, गर्म हवा हल्की हो जाती है, हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है, उसका प्रेशर कम हो जाता है, तो वो गर्म हवा जो होती है ना वो हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है।
जो ठंडी हवा होती है उसका हाई प्रेशर होता है, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो हवाएं होती हैं कहाँ से मूव करती हैं, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले इलाकों की तरफ चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास हवाएं चलना शुरू हो जाती है। तो आप इसका आंसर जो है ना ये वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का वो ट्राई कीजिएगा की बुक सही करें, क्योंकि उसमें ज़मीन के हिस्सों के बारे में मुख्तलिफ सतह के बारे में उसका आंसर किया हुआ है। ठीक है, तो ये लास्ट है इसकी एक्सरसाइज, इसमें तमीरी फिक्र के सवाल देखे हमने, लॉन्ग क्वेश्चन देखे। इससे मजीद बच्चे कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।